अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बायोलॉजी के लिंकेज ताल्लुक जो है अदर फील्ड्स ऑफ साइंस के साथ स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने फिजिक्स के साथ बायोलॉजी के जो ताल्लुक है, जो इम्पोर्टेंस है दोनों का, ये दोनों बाई है। अब इनका तीसरा बाई आने वाला है। अब इनका तीसरा बाई का पहले बाई के साथ और दूसरे बाई के साथ क्या ताल्लुकात है, तो मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स के साथ ताल्लुकात। अब चलिए बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुकात है, तो हम इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक इस तरह हम करते हैं कि हम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। कौन से केमिकल प्रोसेसेस को? वो प्रोसेसेस जो जानदारों के बॉडी के अंदर होते हैं। देखिए गौर से, जानदारों के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टडी करने को हम सिंपल अल्फाज में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर होते हैं? जानदारों के अंदर। किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। तो अगर केमिस्ट्री ना होता तो क्या आप जानदारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस से खबर होते? नहीं होते। समझ गए ना? तो केमिस्ट्री हमें ये मदद देती है कि जानदारों के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको किस तरह स्टडी करते हैं और कौन कौन से रिएक्शंस और किस किस तरह होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, सिंपल अल्फाज में। तो हम लिखते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन occurring within living organisms। अब दो बातों को अंडरलाइन करो। एक है केमिकल रिएक्शन वाला, एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला। अब केमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक किस चीज से है? केमिस्ट्री से है। और लिविंग थिंग्स का ताल्लुक किस चीज से है? बायो से है। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो बनता है। ठीक है, चले दोस्तों आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल्स दो। बुक कहता है कि हमें एग्जाम्पल्स दो, या आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कैसे ताल्लुक है, हमें समझाओ। तो देखिए गौर से दोस्तों, एक रिएक्शन है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस किस चीज में होता है? ज्यादातर प्लांट्स में होता है, ये हर किसी को पता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस उन सारे जानदारों में होंगे जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो। वो सारे जानदार जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं उनमें एक रिएक्शन होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो जानदार अपने लिए एनर्जी बनाते हैं और दूसरे जानदारों के लिए भी एनर्जी बनाते हैं। तो चले हम आगे जाते हैं और देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक प्लांट से एक जो है वो लीफ लिया है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो है अगर आपके पास क्या है? सन है, सन। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि रूट्स के थ्रू लीफ के अंदर क्या जाते हैं? H2O। और आपको ये भी पता है कि लीफ के साइड्स, मार्जिन्स में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। ये क्या है? स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। किस चीज के अंदर? लीफ के सेल के अंदर। ये लीफ के अंदर नहीं आते दोस्तों, सेल के अंदर आते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि एक सेल को निकालकर यहाँ पर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक सेल को यहां से, ये सेल था और हमने निकालकर बड़ा किया, तो इस सेल के अंदर क्या क्या आ गए दोस्तों? H2O, और क्या आ गई? CO2। अब समझ गए? अब ये H2O कहाँ जाती है? सेल के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? थैलाकाइड्स। ये आपने पढ़ा होगा किस चीज में? बायोलॉजी में, बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए, सेल के अंदर क्या आ गई? वाटर। वाटर किसकी तरफ चली गई? क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल के अंदर कहाँ चली गई? यहाँ पर हम लिखते हैं H2O।
अब समझ गए। अब क्या होता है कि सूरज से रोशनी की शुआएं पड़ती है किस चीज के ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर। क्लोरोफिल जो है वो अपनी तरफ शुआओं को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और इन शुआओं में क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया, प्रोटॉन्स एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी करती क्या है, ये एनर्जी इस तरह करती है कि इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है, ये वाला H2O है, यही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पड़ते हैं और यहाँ पर पड़ते हैं और इन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ दिया तो जब दो मॉलिक्यूल्स तोड़ जाते हैं बॉन्ड, तो दो ऑक्सीजन मिलाकर ये ऑक्सीजन सेल के बाहर आ जाता है और बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है और इसको हम इनहेल करते हैं, हम भी जिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए गौर से, यहाँ पर वाटर जो है वो स्प्लिट हो गई। तो जब वाटर स्प्लिट हो गई तो क्या होगा, इसी दौरान यहाँ पर क्या आते हैं, ADP और NAD आते हैं। ये दोनों जब आते हैं तो निकलते क्या है, ATP निकलती है और साथ साथ में NADH2। मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये केमिकल रिएक्शन है जो कि जानदारों में हो रहा है। और केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो अगर केमिस्ट्री ना होता तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें ना होते। तो ये अगर ये चीजें ना होते तो रिएक्शंस ना होते। तो अगर रिएक्शंस ना होते तो ये सारे प्रोसेसेस ना होते, तो हम जिंदा कैसे होते। ठीक है दोस्तों, ये दोनों स्ट्रोमा में क्या बनाएंगे, जल्दी जल्दी बस हम बात को खत्म करते हैं। C6H12O6 बनाएंगे जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब अगर इस सेल को एनर्जी की जरूरत हो, अगर इसी सेल को, प्लांट के इसी सेल को एनर्जी की जरूरत हो, तो वो इसी ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाएगा, C6H12O6 को ऑक्सीजन के थ्रू तोड़कर क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगा। तो उस एनर्जी को यूज करेगा जितनी उसे चाहिए। अगर एक्स्ट्रा बन जाए ग्लूकोज तो उसको स्टोर करेगा, फ्रूट में स्टोर करेगा, लीव्स में स्टोर करेगा, स्टेम में स्टोर करेगा, वेजिटेबल्स में स्टोर करेगा। और उनको फिर कौन खाते हैं, हम खाते हैं या दूसरे जानवर खाते हैं, और फिर उनमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट है दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट है। किन के अंदर होता है, जानदारों के अंदर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस। और अब इस प्रोसेस को जब ग्लूकोज टूट जाता है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन किन जानदारों में होता है, जितने भी जानदार हैं सारे के सारों में रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन किस में होता है, रिस्पायरेशन हर जानदार में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस उन जानदारों में होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट्स। अगर हमारे सेल में क्लोरोफिल होता तो हम में भी फोटोसिंथेसिस होता। ठीक है दोस्तों, ओके। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो केमिकल रिएक्शंस है जिनकी वजह से लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा है, वो लिविंग है। लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग है, जिंदा है। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री ना होती तो ये सारी चीजें ना होती। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, डीएनए का अगर आप कंपोजिशन देखो, केमिस्ट्री की वजह से हमने डीएनए को पहचाना। ठीक है दोस्तों, किस तरह, आपको तो पता है कि डीएनए किस चीज से बना है। डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजनस बेस से। शुगर किस चीज से बना है, कार्बन 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 और इस तरह एक और कार्बन यहां। तो कार्बन क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट्स को हम किस चीज में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। फास्फोरस क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम किस चीज में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। नाइट्रोजनस बेसिस किस चीज से बने हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए। और फिर डीएनए किस चीज को बनाते हैं, डीएनए लिविंग थिंग्स को बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए ना, यहां केमिस्ट्री है और यहां लिविंग थिंग्स है, दोनों का रिलेशन है कि नहीं है। तो इस तरह डीएनए जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स
ये सारे के सारे हमें किसने बताया? केमिस्ट्री ने बताया कि आरएनए मौजूद है, डीएनए मौजूद है। आरएनए किस चीज़ से बना है, डीएनए किस चीज़ से बना है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहना चाहता हूँ। सोचिए, सोचने की बात यह है, मैंने पहले बताया कि ये दोनों भाई थे, अब इनका तीसरा भाई, तो क्या इन तीनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है कि नहीं? क्यों नहीं है? गौर से देख, केमिस्ट्री में जितने केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो मिलकर जानदारों को बनाते हैं, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करने के लिए फिजिक्स वालों ने क्या बनाए? मशीन्स बनाए। ठीक है, तो क्या फिजिक्स अगर ना होता तो क्या हम केमिस्ट्री को समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो अगर क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों नहीं होती तो क्या हम जानदारों को समझ पाते? नहीं समझ पाते दोस्तों। तो इन तीनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता बन गया। समझ गए? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम लेके, तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स जो जानदारों के बॉडी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये तीनों जो है वो इंतहाई अहम है। मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिपिड्स हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? बायोमॉलिक्यूल्स है। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को हमें किसने समझाया? केमिस्ट्री ने समझाया। और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी को। तो केमिस्ट्री अगर ना होता तो हमें अपनी बॉडी का भी पता ना होता कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारी बॉडी में जाकर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से अगर स्टोर होना चाहते हैं तो फिर वो बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह एंजाइम्स चैप्टर में मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम जिंदा है दोस्तों। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपके लिए जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन को अगर आप देखें, जितने भी दवाइयां हैं, दवाइयां, अब किस दवाई का क्या फार्मूला है और किस चीज से बना हुआ है ये आपको कौन बताता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको फार्मूले बताएगा, केमिस्ट्री आपको एलिमेंट्स बताएगा, केमिस्ट्री आपको कंपोजिशन बताएगा। और फिर उन दवाइयों को इस्तेमाल कौन करता है? हम। ठीक है, जुकाम हो जाए दवाई खाओ, सर में दर्द है दवाई खाओ। दवाई को किसने बनाया? केमिस्ट्री वालों ने। किन चीज़ों में बनाया? मशीनों में। मशीनों को किसने बनाया? फिजिक्स वालों ने। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एक दूसरे के साथ, तीनों बायो का ताल्लुक। समझ गए? गुड। सो ये था मेडिसिन। जितने भी मेडिसिन बनते हैं प्यारे दोस्तों, वो केमिस्ट्री सबसे पहले डिसाइड करती है कि किस किस चीज़ को मिलाओ ये फार्मूला बनेगा, और फिर उस फार्मूले से जाकर हम क्या बनाएंगे? फला मेडिसिन बनाएंगे। तो ये डिसाइड कौन करता है? केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। फॉर एग्जांपल जितने भी जो है दही, चीज़ जिसे हम पनीर कहते हैं, दूध जितने बनते हैं, जितने प्रोटीन्स बनते हैं, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शंस हैं? फर्मेंटेशन रिएक्शन है। अब फर्मेंटेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। किस चीज को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज करते हैं, और इनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस फिर होती है, और इनसे हम मुख्तलिफ किस्म की क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्मेंटेशन रिएक्शंस बैक्टीरिया और यीस्ट में किस तरह होती है, इनको स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है? जानदार है। यीस्ट क्या है? जानदार है। इनके बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और जितने भी इनऑर्गेनिक हैं, ये सारे के सारे मिलकर इस दुनिया को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स है, इसके अलावा लिपिड्स है, ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स है, हार्मोन, बहुत सारे ड्रग्स हैं, दवाइयाँ, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक है, कपड़े है, बहुत सारी चीजें, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक। तो इन ऑर्गेनिक चीजों की हमें जरूरत है कि नहीं है? क्यों नहीं है भाई, बहुत जरूरत है। इनको हम किस चीज में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। इनको बनाते किस चीज में है? केमिस्ट्री में। अप्लाई किस पर करते हैं? इस्तेमाल किसने करना होता है? जानदारों ने। तो भाई केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। न्यूट्रिशन की तरफ अगर हम आ जाए तो आपको डॉक्टर साहब जब न्यूट्रिशन के बारे में बताता है तो आपको कहता है कि आप फला चीज़ खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फला विटामिन खाएं, फला लिपिड खाएं, फला हार्मोन, फला मिनरल्स खाओ, ताकि अगर आपके बोन्स कमज़ोर हैं, अगर आपके बोन्स कमज़ोर हैं तो आपने क्या खाना है? कैल्शियम और विटामिन डी खाना है ना। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी आपको प्रोवाइड कौन करता है? केमिस्ट्री। तो आप क्या है? जानदार है। किस से आपने मदद ली? केमिस्ट्री से। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। नेक्स्ट, क्यूर्स। क्यूर्स मतलब इलाज। बहुत से मसाइल का इलाज हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम जख्म के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे वगैरह कौन बनाते हैं? केमिस्ट्री वाले। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर को अगर आप देखें, एग्रीकल्चर मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए हमने आजकल क्या किया? हमने आजकल एंटीसेप्टिक स्प्रेज बनाए हैं, हमने आजकल ऐसी दवाइयाँ बनाए हैं जो कि हम जब क्रॉप्स को हम दे देते हैं तो वो प्रोडक्शन खूबसूरत करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी जो है वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री का बहुत गहरा हाथ है। नेक्स्ट, इसके अलावा सेल्स के अंदर आपके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, ये बजाते खुद 3 अहम रिएक्शंस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रिप्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल रिएक्शंस होते हैं। सेल के अंदर आपके बहुत सारे रिएक्शंस को कौन आपको स्टडी करवाता है? केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, जितने एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, तकरीबन 3000 किस्म के एंजाइम्स हैं। उनके स्ट्रक्चर किस चीज़ से बने हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह रिएक्शंस करते हैं, इन सारी रिएक्शंस को आपको कौन समझाता है? बायोकेमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री ना होता तो आपको एंजाइम्स के बारे में भी पता ना होता कि एंजाइम्स क्या चीज़ है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी। कागज़ के थ्रू जब हम, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है। और से देख, हमने इस तरह किया है कि हमने इस बीकर के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन डाला है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इस तरह ये एक मिक्सचर है, समझ रहे हो। अब हमने क्या करना है कि हमने इस मिक्सचर को, अगर हम चाहें कि इसको हम जुदा करें, तो हम एक ऐसा चीज इसके अंदर डालेंगे, डिप करेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जिसे हम कहते हैं। ये कागज क्या करेगी? ये कागज एक स्पेशल काम करेगी कि यहां पर रेड कलर को उठाएगी उससे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन कलर को, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू कलर को उठाएगी, इस तरह। समझ रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस तरह कर रहे हैं कि इस सोल्यूशन या इस सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जुदा कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर रहे हैं। इस पेपर को किसने बनाया? केमिस्ट्री वालों ने बनाया, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्या कर रहे हैं हम? इससे हम, अगर हमसे कोई कलर्स मिक्स हो जाए तो हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर डिप करेंगे तो वो पेपर उससे मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और वहां से निकल जाएगी।
तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेसेस किसने समझाया आपको? केमिस्ट्री ने। अब केमिस्ट्री, क्या ये प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं? क्यों नहीं होते? होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है बायोकेमिस्ट्री के या केमिस्ट्री और बायो के ताल्लुक के। और अभी तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने समझाया बायोकेमिस्ट्री का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ताल्लुक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे बायोलॉजी और जियोग्राफी का क्या ताल्लुक है। तो देखते रहिए टॉप यूपी टीचिंग एकेडमी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।